हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपनी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब आ गया लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं। यस, तो नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स में क्या है? दीज आर रिलेटिवली रैपिड एंड प्रिसिपिटेबल मूवमेंट्स। द मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड आर रिलेटिवली ड्राई। देखिए, बेसिकली लैंडस्लाइड्स है क्या? ये मास मूवमेंट ही है अपने पास में, है ना। मास मूवमेंट का एक टाइप ही है। ओके, तो मास मूवमेंट है अपने पास में एंड these are relatively rapid and precipitable movements. The materials involved are relatively dry. अब देखिए, अभी तक अपन मास मूवमेंट में कह रहे थे ना कि वहां पे क्या है कि भाई वाटर का भी इम्पैक्ट हो सकता है, आइस का भी हो सकता है ना, इन सब चीजों का इम्पैक्ट अपने को देखने को मिल रहा था। लेकिन लैंडस्लाइड्स में क्या कह रहे हैं? ड्राई है ना, तो जो डिब्री आएगी ड्राई आएगी। द साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक एंड द डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ स्लोप। अच्छा, अब जो भी चीज नीचे आएगी एकदम से, है ना, इस हाइट से, इस पूरे हाइट से नीचे यहाँ पे आने वाली है, तो नीचे आने के लिए क्या चीज चाहिए? नीचे आने के लिए डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी वेदरिंग हो रखी है, डिग्री ऑफ वेदरिंग। ठीक है, स्टीपनेस ऑफ स्लोप, भाई स्लोप कितना ज्यादा है, ज्यादा स्लोप होगा जल्दी आएगा, कम स्लोप होगा धीरे आएगा, है ना। फिर डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक। ठीक है, किस तरीके की उसके अंदर डिसकंटिन्यूटीज है, भाई रॉक किस तरीके से अंदर, है ना, डिसइंटीग्रेट हो रखा है, या उसकी क्या रेट है, किससे मटेरियल से बना हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, सेवरल टाइप आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। स्लंप इज स्लाइडिंग। ठीक है, एक है हमारे पास में स्लंप। स्लंप के बारे में क्या बताया? इज स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डिब्रीज विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। देखो, अब बेसिकली हमें क्या बात करनी है यहाँ पे? स्लंप की बात करनी है ना। ठीक है, तो ये स्लंपिंग को अभी अपन इसमें देखते हैं। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसके अंदर, एक सेकेंड। ठीक है, ये अभी जो मैंने रेड से डिमार्केट किया है वो क्या है? अपना रॉक है। ये जो ब्लूइश दिख रहा है वो क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ स्लोप। पहले स्लोप कुछ इस तरीके से हुआ करता था। अब क्या होगा? स्लंपिंग के अंदर बेसिकली अपने पास में जो इसके अलग अलग ऐसे पार्ट्स होते हैं, मतलब रॉक्स जो है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स का अपने पास में रोटेशन हो जाता है, वो एकदम से ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या होगा? स्लंप बॉडी शोइंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल, है ना। जो मटेरियल आगे वाला था वो ऐसे नीचे आके गिर गया, फिर उसके पीछे वाला उसके ऊपर आके गिर गया, फिर उसके ऊपर आके गिर गया। तो इस तरीके से जो अपने पास में ये जो देखने को मिल रहा है, ये क्या बन गया? ये एक स्लंप बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? अब स्लंप बन गया। तो जो पहले ऐसे था, है ना, जो पहले ऐसे था कि भाई इसका मटेरियल आगे जाके गिरना चाहिए था, वो भी क्या हुआ? खुद, है ना, वो खुद ऐसे नीचे की तरफ गिर गया। उसके ऊपर जो बाकी वाला मटेरियल था वो आके गिर गया। तो ये जो अब अपने आप में क्या, आगे कहीं ट्रांसपोर्ट ना होके वहीं का वहीं जो मटेरियल ऐसे गिर गया है, उसी को अपन ने क्या बोला है? स्लंप बोला है। स्लीपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डिब्रीज विथ अ बैकवर्ड रोटेशन। ठीक है ना, बैकवर्ड रोटेशन के अंदर जब वो गिरते जाते हैं तो वो क्या है? अपने पास में एक स्लंप का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, स्लंप भी क्या है? एक तरीके का इसका मास मूवमेंट ही है। ठीक है, तो वो भी अपने पास में क्या होता है? एक स्लोप के अंदर ही होता है। अब वो स्लोप की स्टीपनेस कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, यस। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डिब्रीज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज डिब्री स्लाइड। ठीक है, डिब्रीज फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डिब्री फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक masses डाउन बेडिंग जॉइंट फॉल्ट surfaces is rock slide over steep slopes. Rock sliding is very fast and destructive. ठीक है, बाकी जनरली अपने पास में क्या होगा कि अगर मतलब जो डिब्रीज का विदाउट बैकवर्ड रोटेशन कहीं पे देखने को मिल रहा है, बैकवर्ड रोटेशन ना देखने को मिले, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डिब्री स्लाइड कहेंगे। सबसे बड़ी काम की चीज अपने पास में इतना ही है, डिब्री स्लाइड। क्या है ये? विदाउट बैकवर्ड रोटेशन। डिब्री स्लाइड क्या है? विदाउट बैकवर्ड रोटेशन। जिसमें बैकवर्ड रोटेशन हो गया वो तो स्लंप है, और जिसमें बैकवर्ड रोटेशन नहीं हो रहा वो क्या है? डिब्री स्लाइड है। देखो, सबके अंदर जो मैं आपको लैंडस्लाइड्स या पूरा जो इसका अगर क्रक्स दूं मास मूवमेंट का, सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान रखनी है। पहली तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। दूसरी बात, यहाँ पे डिब्री का ही फॉल होना है, लेकिन डिब्री का फॉल किस तरीके से हो रहा है? एक तो स्लोप की स्टीपनेस हमें देखनी है। स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है ना, बहुत ज्यादा स्टीप है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसके 3-4 टाइप्स के पहले नाम पढ़ लिए थे। क्रीप वगैरह है, स्लाइड है, फ्लो है ना।
तो इस तरीके से वो हो जाएंगे। अगर वो अपन ना देखें है ना, फॉल वगैरह उन सबको अगर अपन छोड़े, अपन ये देखें कि भाई जो डिब्री नीचे आ रही है, अब डिब्री नीचे आने के बाद में उसका रोटेशन भाई बैकवर्ड है या बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड हो जाएगा तो स्लंप है, बैकवर्ड नहीं है तो वो डिब्री स्लाइड ही कहा जाएगा। वो क्या रहा था, सबके अंदर डिब्री ही नीचे आके गिर रही थी। सारे क्या है, मास मूवमेंट के ही टाइप्स हैं। तो हमें बेसिकली ध्यान ये बात रखनी है कि मास मूवमेंट के ही सारे एग्जांपल्स अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो ये लैंडस्लाइड स्कार्स इन शिवालिक हिमालयस। अब शिवालिक हिमालयस का स्पेसिफिकली एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि शिवालिक हिमालयस रेंज कैसी है, वो एक सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है ना। वहां पे हमें बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई सेडिमेंट्स कैसे राइज किए थे, वहां पे पहले टेथिस सी हुआ करता था। अब जो टेथिस सी हुआ करता था उसी के जो सेडिमेंट्स हैं वही आज राइज कर रखे हैं। और हिमालय तो हम जानते हैं कि भाई हिमालयन तो नए नए बना हुआ माउंटेन है, तो उस वजह से उसके जो रॉक होंगे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाले नहीं होंगे। तो वहां पे हमें ऐसे डिब्री स्लाइड्स वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे, लैंड स्लाइड्स हमें बहुत देखने को मिलेंगे। तो शिवालिक हिमालय का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहेगा हमारे पास में लैंडस्लाइड का एक एग्जांपल। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये पूरा आपके पास में एक लैंडस्लाइड हो रखा है। ये पूरा पोर्शन यहाँ आया था, फिर इधर वाला भी लैंडस्लाइड कर गया, पूरा नीचे चला गया ये। ठीक है, फिर ये वाला भी क्या है, एक लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल है। ये पूरा देखो, अब आपके पास में डिब्री ड्राई है ये ना। सबसे बड़ी बात ये क्या है, ड्राई। और ड्राई होते ही क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है वो, है ना। ड्राई होते ही लैंडस्लाइड हो जाता है, ये लैंडस्लाइड है। क्यों है, क्योंकि ड्राई है। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है ना। तो हमने पहली बात यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि लैंडस्लाइड होगी वो ड्राई होगी, यहाँ पे भी इसी तरीके से यही वाला था। ठीक है, चलिए, फिगर 5.5 शोज लैंडस्लाइड स्कार्स ओवर स्टीप स्लोप। ठीक है, स्टीप स्लोप के ऊपर किस तरीके से होता है, स्लाइड अकर एज अ planar failure along discontinuities like bedding planes that dip steeply. Rockfall is free falling of rock blocks over steep slope, keeping itself away from the slope. Rockfalls occur from the superficial layers of the rock face, an occurrence that distinguishes it from rock slide, which affect material up to a substantial depth. ठीक है, रॉक फॉल ये क्या कह रहा है कि भाई जो रॉक का पूरा एक ब्लॉक है ना, जैसे माउंटेन है, ये एक पूरा माउंटेन है ना। इस माउंटेन का ये जो एक पूरा जैसे रॉक है, पूरा माउंटेन तो अंदर ऐसे पूरा हो गई ना, इसके अंदर सारी चीजें होगी, पूरा इसका एक रॉक होगा। अब ये रॉक का एक पूरा फॉल होगा। रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप, कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप। ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहां से अगर ये पूरा एक सेक्शन, ये वाला पूरा एक सेक्शन इससे डिसइंटीग्रेट होकर के अलग हो जाता है, तो वो क्या है, रॉक का फॉलिंग हम कह देंगे। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, जो डिब्रीज है वो फॉल करी थी, इसी तरीके से सेम क्या है, रॉक फॉल भी होता है। रॉक फॉल में एक चीज ये और होती है कि जैसे जो रॉक अपने आप को वहां से फॉल करवा रहा है ना, मतलब जो डिसइंटीग्रेट हो रखा है, उसकी वेदरिंग हो रखी है, जिस भी चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से हो, वेदरिंग और विदाउट वेदरिंग दोनों तरीके से हो सकता है ना। तो अगर ये यहाँ पे नीचे आकर के गिर रहा है, तो क्या है, स्टीप स्लोप से जनरली ये चीजें हमें देखने को मिलती है, और स्टीप स्लोप से खुद को दूर रखता है ना, कि सडनली आकर के गिर जाता है और इसकी जैसे अपन कहें सुपरफिशियल जो लेयर्स हैं वो अलग हो जाती है ना। तो हम रॉक स्लाइड को इससे अलग समझ सकते हैं। इन आवर कंट्री डिब्रीज, अवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज में होता ही होता है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। वन, द हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव। ठीक है, अभी भी उनकी हाइट है जो बढ़ रही है, हम बात कर चुके हैं पहले भी। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। एक इसका रीजन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, टेक्टोनिकली अभी एक्टिव हैं, एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अभी उनके जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, अनकंसोलिडेटेड है, यानी कंसोलिडेट नहीं हुए, मजबूत नहीं बने, या कहीं पे सेमी कंसोलिडेटेड है, थोड़े कंसोलिडेट होना शुरू हुए ही है। द स्लोप्स आर वेरी स्टीप। स्लोप भी वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा स्टीप है। कंपेयर टू द हिमालयाज, द नीलगिरी bordering Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and the Western Ghat along the west coast are relatively tectonically stable and are mostly made up of very hard rock. ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं ना, जो वेस्टर्न घाट के अंदर अपने को माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये रहे, तो ये रहा पूरा इधर जो वेस्टर्न घाट वाला जो पूरा सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इधर पूरा, ये क्या होगा अपने पास में, टेक्टोनिकली फिर भी स्टेबल है। स्टेबल है क्योंकि पुराना है ये ना, और यहाँ की रॉक भी क्या है, हार्ड है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरा जो पार्ट आ रहा है, ये फिर इधर नेपाल में आ जाएगा, ये जो पूरा अपना पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, टेक्टोनिकली एक्टिव है। टेक्टोनिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ चुके हैं ना, जिसके अंदर कभी फोल्ड माउंटेन यहाँ के बने,
ये दोनों प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं, ठीक है ना, दोनों प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग अपन वर्ड यूज करें, टेक्टोनिकली एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड, सेमी या अनकंसोलिडेटेड रॉक अपने को मिलता है ना, और यहाँ पे अपने को क्या है, सॉलिड रॉक मिल रहा है ना, ये टेक्टोनिकली स्टेबल है। ये टेक्टोनिकली स्टेबल है क्योंकि पुराना है, ये बहुत पुराना है, ठीक है। ये तो अभी बहुत नया नया है, जियोग्राफी की तरफ से अगर अपन एज देखें तो हिमालयाज तो बहुत नए हैं, ये बहुत पुराना है, ठीक है। बट स्टिल डिब्रीज, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर, तो नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज इन द हिमालयाज इन दीज हिल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें लैंडस्लाइड्स वगैरह सब देखने को मिलती है, मास मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ थोड़ा कम देखने को मिलता है, यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादा का रीजन हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ फिर भी क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि स्लोप है यहाँ पे अभी भी, इस वजह से भी। और भी क्या रीजन है उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। मैनी स्लोप्स आर स्टीपर विद ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स एंड escarpments in the western Ghat and the Nilgiris, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस इज प्रोफाउंड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक तो क्या है, जो कुछ क्लिफ्स हैं जो बिल्कुल ऐसे सीधी है, एकदम ही सीधी है, एकदम स्ट्रेट आ गई है ना, तो अगर मान लीजिए उनका कुछ ऐसे हाइट होती तो क्या होता कि इसका स्लोप जो है थोड़ा सा कम है। अब एक मैं आपको बताऊं, दूसरा वाला कोई स्लोप मान लो ऐसा आ जाए, इसका स्लोप ही ज्यादा है। अब ये जो स्लोप क्या है, स्टीपर ज्यादा है, और ये वाला स्लोप है जो इसको थोड़ा सा स्टीपनेस इसके अंदर कम थी, तो क्या चीज हम कह रहे हैं, यहाँ पे स्टीपनेस वाली चीजें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। वेस्टर्न घाट में कुछ है जिनका स्लोप हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, तो इस वजह से भी यहाँ पे हमें लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हुई दिखती हैं। फिर टेम्परेचर चेंज का भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, जो मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग अपन कहें, वो टेम्परेचर की वजह से ही तो होती है, तो वो चीज भी यहाँ पे हमें इम्पैक्ट डालती हुई दिख रही है। दे रिसीव हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड्स, so there is almost direct rockfall quite frequently in these places along with the landslides and debris avalanches। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, मॉनसून का जो इम्पैक्ट है ना वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर से भी केरला से होकर के यहाँ पे मॉनसून का आ रहा है, इधर से भी अगर हम बात करें, है ना, यहाँ से भी मॉनसून जो घूम करके इधर आ रहा है, तो यहाँ से भी जो बे ऑफ बंगाल, क्या जो अरेबियन सी की ब्रांच है, तो पूरा वेस्टर्न घाट के अंदर क्या हो रहा है कि मॉनसून के पूरे सीजन में, है ना, वैसे ही बारिश अच्छी होती रहती है। तो मॉनसून जब ऑनसेट से लेकर के जब मॉनसून अभी जा रहा है, तो उस पूरे पीरियड के अंदर यहाँ पे बढ़िया बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि जो पूरे टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग हो रखी थी उसमें पानी बैठ जाएगा। अब पूरा का पूरा जो रॉक है वो का वही नीचे आ जाता है। जब पूरा रॉक नीचे आता है उसको अपन कहते हैं रॉक स्लाइड। साथ में अगर डिब्रीज वाली चीज हमें देखने को मिल रही है तो उसको हम कह देते हैं लैंड स्लाइड, है ना। तो लैंड स्लाइड एंड रॉक स्लाइड यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। एक तो स्टीपी स्लोप है, उसका भी एक रीजन है, फिजिकल वेदरिंग का भी रीजन है, मॉनसून भी बहुत ज्यादा होता है ना। इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमने कर दिया इसको कंप्लीट। यस, नेक्स्ट है इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इरोजन एंड डिपोजिशन, अभी तक अपन पूरा वेदरिंग के बारे में बात करके आए थे। वेदरिंग के बाद में अपन ने मास मूवमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, सिग्निफिकेंस वगैरह को तो मैं एक बार साइड में रख रहा हूँ। वेदरिंग को अपन ने पढ़ लिया। फिर अभी अपन बात करें इरोजन एंड डिपोजिशन की, क्योंकि अपन ओवरऑल किसको समझ रहे थे, आप याद कीजिए, डेनुडेशन को समझ रहे थे। डेनुडेशन के जो 3-4 स्टेप्स अपने को, या उनके जो प्रोसेस की जो अपन बात कर रहे थे, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से यहाँ पे रिविजिट करवा देता हूँ कि अपन कहाँ पे थे। इसके लिए अपन ये सारी कुछ चीजों को पढ़ रहे हैं। यस, तो अभी जो हम ये डेनुडेशनल प्रोसेस के अंदर बात कर रहे थे, वेदरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मास मूवमेंट को भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्शन के, ठीक है। अब हम इसको समझ रहे हैं। तो डेनुडेशनल प्रोसेस में वेदरिंग, मास मूवमेंट। वेदरिंग को हमने समझ लिया था किस तरीके से ये यहाँ पे जो होती है केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल रीजन से हमें देखने को मिलती है। मास मूवमेंट होता है वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट में होता है। फिर अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी के इम्पैक्ट में किस तरीके से इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो उसको अभी हम समझेंगे। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डिब्रीज व्हेन मैसिव रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स थ्रू वेदरिंग एंड एनी अदर प्रोसेस। इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड वेव्स remove and transport
इट टू अदर प्लेसेस। तो जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से, एक तो यहाँ पे उसकी बात की गई है, दूसरा में यहाँ पे क्या बताया गया, इरोजन के अंदर क्या आता है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को मिला के एक्विजिशन और ट्रांसपोर्टेशन को मिला के इरोजन कहा जाता है। छोटे छोटे जो हमारे पास में फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन सब की वेदरिंग होने के बाद में वो सारा जो प्रोसेस होता है अगला इरोजन होता है। ये किस तरीके से होता है कि जो भी हमारे पास में पार्ट्स अलग अलग हो गए थे, ठीक है, चाहे वो एक्सफोलिएशन से, वो वेदरिंग वगैरह से सारा जो पार्ट अलग हो रखा था, अब वो आगे तो जाएगा, आगे जाएगा कैसे, अब ये इसमें हेल्प करेगा रनिंग वाटर, ठीक है। वाटर आएगा, वाटर क्या करेगा, इसको आगे लेके चला जाएगा, या जहाँ पे मतलब स्नो वाला रीजन, जहाँ पे स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है, आइस वाला रीजन है, पोलर रीजन के अंदर अगर हम बात करें, वहां क्या होगा, वहां पे उस रॉक का जो पार्ट होगा ग्लेशियर्स नीचे ले लेकर के आएंगे। ग्लेशियर्स भी इसी तरीके से रनिंग वाटर की तरह मूव करते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो मूव करते हैं। तो ग्लेशियर्स का भी मूवमेंट ऐसा होगा, तो ग्लेशियर्स का भी मूवमेंट जो हो रहा होगा वो भी क्या करेंगे, अपने साथ में उसके पार्ट को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ग्लेशियर्स है, रनिंग वाटर्स है, इसी तरीके से विंड है, वेव्स है, वो सब क्या करती हैं, इसको रिमूव करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो रिमूव करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इनको अपन ने क्या कहा है, जियोमॉर्फिक एजेंट कहा है, किसके लिए, इरोजनल पैटर्न के लिए। तो इरोजन के जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हुए, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड वेव्स, ये इसके जियोमॉर्फिक एजेंट है इरोजनल फॉर्म के। यस, टू इट अदर प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द डायनेमिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज एजेंट्स, ठीक है। इनमें से जो भी अवेलेबल होगा वहां पे या कौन सा इफेक्टिव है, वो उस अकॉर्डिंग इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। Abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in the erosion. Abrasion जो होता है ना, abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion. देखो erosion के अंदर हेल्प कौन कर रहा है, abrasion कर रहा है। अब abrasion बेसिकली क्या होता है, देखो abrasion के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई था रॉक, उसका फॉल हो गया, भले ही मतलब है ना, मास मूवमेंट के अंदर अपन ने फॉल भी पड़ा था, फॉल होने के बाद में ऐसे छोटे छोटे पार्ट हो गए, अब चाहे वेदरिंग की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। अब ये क्या है, रनिंग वाटर है यहाँ पे, है ना, या आप इसको ग्लेशियर्स मान लीजिए, ग्लेशियर है, ठीक है ना, ग्लेशियर मूव कर रहा है। या इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल रनिंग वाटर का भी दे सकता हूँ, कोई रिवर का भी एग्जांपल होगा ना, सेम दोनों में से एप्लीकेबल होगा दोनों सिचुएशन, है ना। तो क्या होगा, रिवर या ग्लेशियर जो भी इनको आगे लेकर के जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर के साथ में, ग्लेशियर के साथ में तो कुछ फ्रिक्शन कर ही रहे होंगे, लेकिन इस सरफेस के साथ में भी तो ये कांटेक्ट में, ये सरफेस के ऊपर भी तो टच होकर के जा रहे हैं, है ना, उसके बाद में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एब्रेजन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एब्रेजन कर रहे हैं, इसके साथ में जो फ्रिक्शन कर रहे हैं, जो इसके साथ में ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एब्रेजन कहेंगे। एब्रेजन बाय रॉक डिब्रीज कैरिड बाय दिस जियोमॉर्फिक एजेंट। जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से, चाहे रनिंग वाटर हो, चाहे ग्लेशियर्स हो, चाहे विंड वगैरह हो, ये सब एड्स ग्रेटली इन इरोजन। आगे इरोजन के अंदर कौन हेल्प करते हैं, ये एब्रेजन भी हेल्प करता है। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, रिलीफ क्या होने लग जाता है, डिग्रेड होने लग जाता है। दैट इज द लैंडस्केप इज वोर्न डाउन, है ना, तो लैंडस्केप जो है आगे आगे धीरे धीरे वो खराब होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, धीरे धीरे करते हुए ये जो अपने पास में पार्ट है वो क्या होने लग जाएगा, वोर्न डाउन होने लग जाएगा, वो भी खत्म होने लग जाएगा, ओके। दैट मीन्स दो वेदरिंग एड्स इरोजन, इट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, वेदरिंग भी क्या करती है, इरोजन में हेल्प करती है, लेकिन ये प्री कंडीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्री रिक्विजिट हो ये भी यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इरोजन के लिए वेदरिंग जरूरी नहीं है, लेकिन वेदरिंग जहां हो रखी है वहां पे इरोजन होगा, क्योंकि वेदरिंग में क्या हुआ था, वो ब्रेक हो गया था। ब्रेक होने के बाद में इरोजन होकर के आगे वो जाएगा, एक्विजिशन होगा, फिर उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो सब काम में कौन हेल्प करता है, इरोजन ही करता है। तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस। डिग्रेडेशनल प्रोसेस मतलब इनके अंदर कुछ नया नहीं बनता है, इनके अंदर जो था वही खत्म होता है। इट इज अ इरोजन दैट इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस चेंजेस दैट द अर्थ सरफेस अंडरगोइंग। तो इरोजन को ही अपन कह रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। अब देखो इरोजन का एक एग्जांपल मैं आपको विंड का दिखाता हूँ, है ना, ये विंड से किस तरीके से इरोजन होता है। ये देखो, ये पूरे एक माउंटेन थे, माउंटेन ये जब कभी बने होंगे तो हमेशा ऐसे थोड़ी रहे होंगे, है ना, ये हमेशा कोई ऐसे थोड़ी रहे होंगे, ये हमेशा ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका इरोजन हो गया। इरोजन क्यों हुआ, एब्रेशन के थ्रू हुआ। एब्रेशन किस तरीके से हुआ, विंड ने करवाया। अब विंड कैसे, जैसे मान लो यहाँ से कभी विंड चल रही होगी, रेगुलर चलती रही होगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंपैक्ट पड़ा होगा उसका, ठीक है ना।
विंड्स जो यहाँ पे चली होंगी उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हुए होंगे इनके साथ में, है ना, इसने क्या किया, विंड ने छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स अपने साथ में उठाए। अब इन सैंड पार्टिकल्स को उठा उठा के कंटिन्यूअसली इससे जब पास हुई है विंड, तो इन सैंड पार्टिकल्स ने इसके साथ में क्या किया है, एब्रेजन किया है ना, कंटिन्यूअसली उनके बीच में फ्रिक्शन लगा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स काम किया है। या हम ज्योग्राफी के टर्म अगर इसके लिए यूज करें तो क्या हुआ है, एब्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, उसकी वजह से ये डिग्रेड हो गए। ऐसी हमारे पास में माउंटेन्स बन गए। तो ये माउंटेन्स कोई अपने आप ऐसे नहीं बने, यहाँ पे एब्रेजन का प्रोसेस हुआ है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इरोड हो गए अब ये, है ना, एब्रेजन के थ्रू ये इरोड हो गए हैं और उसके बाद में ये ऐसी कंडीशन के अंदर पहुंच गए हैं और आज इनकी ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज है। देन denudation processes like erosion and transportation are controlled by kinetic energy। अच्छा, आप देखो तो सही, काइनेटिक एनर्जी का तो अपने आप से रोल है। कैसे रोल है भाई, विंड यहाँ पे चल रही है, विंड चल रही है तो क्या कैसे चल रही है, कोई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। रिवर या ग्लेशियर ये भी जो चल रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं भाई, पूरे इसको मटेरियल को आगे लेकर के जा रहे हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आगे लेके जा रहे हैं, क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी का कि छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स को लेकर के आगे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल रही है ना। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, चाहे इरोजन करना हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन करना हो, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाना हो, है ना। यहाँ से जैसे मान लो कि जो डिब्रीज थी वो यहाँ आ गई, लैंड मास मूवमेंट की वजह से यहाँ पे आ गई। अब क्या है, कोई जो वाटर यहाँ पे आ रहा है, मान लो रिवर वगैरह आने लग गई, है ना, तो रिवर क्या करेगी, इसको लेकर के आगे जाएगी, है ना। जो रिवर है वो इस पूरे को लेकर के आगे जाएगी, तो रिवर अब इसको आगे लेकर के जा रही है, तो वो क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी का ही तो काम कर रही है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो इसको आगे लेके जा रही है। नीचे क्यों आया था, मास मूवमेंट लेकर के आ गया था। अगर मास मूवमेंट यहाँ पे नहीं भी काम कर रहा होता, रिवर काम कर रही होती, तो वो अपने साथ इसको नीचे ले आता, है ना। तो अब ये आगे जा रहा है, तो वो अपन क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कर रही है। So the erosion and transportation of earth material is brought about by wind, running water, glacier, waves and groundwater। ये अपन पहले बात कर चुके हैं। Of these, the first three agents are controlled by climatic condition। पहले तीनों कौन कौन से, wind, running water और glaciers। ठीक है, ये तीनों क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन से डिसाइड होते हैं। भाई कहाँ पे पोलर रीजन के अंदर आइस होगी, है ना, वहां पे आपको इतनी ज्यादा विंड का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, विंड इरोजन होता हुआ नहीं दिखेगा। अब आपको अगर इक्वेटोरियल रीजन में आप देख रहे हो, तो वहां पे आपको वाटर का भी इम्पैक्ट दिखेगा, भाई बारिश बहुत ज्यादा हो रही होगी, है ना, तो उसका भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा, ज्यादा उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखनी होगी। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड रेस्पेक्टिवली। तो देखो तीनों तरीके की जो स्टेज ऑफ मैटर होती है, एक मैटर की अगर अपन बात करें, है ना, फिजिकल फॉर्म के अंदर अगर कोई भी मैटर की बात करें तो तीन स्टेज हो सकती है। जैसे वाटर है, वाटर अपने आप में भी लिक्विड स्टेट के अंदर है, वाटर यही सॉलिड में कब आ जाएगा, जब वो आइस के फॉर्म में होगा, और वाटर गैसियस फॉर्म में कब आ जाएगा, जब वो वेपर बन जाएगा। वेपर फॉर्म में वो है गैसियस फॉर्म में, वाटर जो हमारे पास में वो है लिक्विड फॉर्म में, और फिर वो सॉलिड कब बन जाएगा, जब वो आइस होगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो गैसियस फॉर्म, तो हमारे पास में तीनों स्टेट ऑफ मैटर हमें देखने को मिलती है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड मतलब ग्लेशियर्स के अंदर हमने बात कर लिया आइस फॉर्म में। ओके, द वर्क ऑफ अदर टू एजेंट्स ऑफ इरोजन, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। इन केस ऑफ वेव्स इट इज द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फेयर कोस्टल रीजन दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वेव्स के लिए क्या इंपैक्ट करेगा भाई, लिथोस्फेयर पे आपकी क्या पोजीशन है, कहाँ पे आप हो, या हाइड्रोस्फेयर का वहां पे कितना क्या रोल है, या आप मान लो कि भाई कोस्टल एरिया में हो या नहीं हो, है ना, तो उन सब की वजह से वहां पे वेव्स का इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर इज द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड मोर बाय द लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। अब मान लो आप डेजर्ट एरिया में बैठे हो, तो डेजर्ट एरिया में वहां पे ग्राउंड वाटर तो बहुत ज्यादा नीचे होगा, है ना, तो इस वजह से उसका इंपैक्ट आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना आप इक्वेटोरियल रीजन में देखो, है ना, या ऐसे रीजन में जहाँ पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है ना, बहुत अब कहते हैं ना ग्राउंड लेवल, ज्यादा आपको डेप्थ नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी ग्राउंड वाटर आपको मिल जाए, तो वहां पे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इरोजन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, है ना। तो क्या होता है, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर वाले। वेव्स और ग्राउंड वाटर वाले तो क्या है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं,
या आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आप हो, या आपकी लिथोस्फेयर पे क्या पोजीशन है, मतलब कहाँ पे आप बैठे हो ना, लिथोस्फेरिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन, कि कौन से एरिया में आप हो, वहां की क्या कंडीशन है, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ओके, इफ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सॉल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कार्स्ट टोपोग्राफी डेवलप इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सेल। ठीक है, तो टोपोग्राफी के बारे में वैसे हम रॉक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। रॉक परमिएबल हो, सॉल्यूबल हो, तो किस तरीके से उसके अंदर कौन कौन सी टोपोग्राफी बनेगी वो आगे हमारे चैप्टर में आएगा। डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। ठीक है, तो इरोजन होता है तो उसके बाद में कहीं पे जाके डिपोजिशन होगा। ये जैसे माउंटेन्स है, अब यहाँ से पूरा रिवर क्या करेगी, वाटर को यहाँ से लेकर के जाएगी इरोड होने के बाद में, तो ले जाके कोई आपको क्या करेगी, वो डिपॉजिट कर देगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मान लो यहाँ से जो हिमालयाज है, अब हिमालयाज से इरोड करके वाटर जो है ना, इरोजन के बाद में गंगा और क्या कर रही है, पूरी सैंड को यहाँ पे लेकर के आ रही है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आपको जो प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, वो आज प्लेन क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इरोजन के बाद में डिपोजिशन हुआ है। इरोजन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, डिपोजिशन था, उन्होंने ला करके यहाँ पे पूरा डिपॉजिट कर दिया है। तो डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। ठीक है ना, इरोजन का बाद में उन्होंने पूरा उसको ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके एक जगह पे डिपॉजिट कर दिया। नहीं तो सारे जो प्लेन्स बनने थे, जो पूरे मैदान बनने थे, वहीं पे बन जाते, है ना। उत्तराखंड हिमालयाज में बन जाते, या हिमालय, है ना, उत्तराखंड हिमाचल में बन जाते, या हिमालयाज में खुद में ही बन जाते। क्यों उत्तर प्रदेश बिहार में बने? उत्तर प्रदेश बिहार में इसीलिए तो बने क्योंकि इरोजन के बाद में जब उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जहां पे लाके उनको डिपॉजिट किया गया, वहां पे आज हमारे पास में क्या बन गए, प्लेन्स बन गए। द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस एनर्जी ऑन जेंटलर स्लोप्स एंड द मटेरियल्स कैरिड बाय देम स्टार्ट टू सेटल देमसेल्व्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे जितना हिमालयाज में अपने को स्लोप देखने को मिल रहा था, जहां से गंगा वगैरह आ रही है ना, उतना ही स्लोप तो यहाँ पे यूपी बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्लोप तो बहुत कम है। इसी वजह से जो सारा कुछ लेकर के आई, उनकी वेलोसिटी यहाँ तक आते आते कम हो गई और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। भाई जहाँ पे स्लोप ज्यादा था वहां से तो स्पीड में निकला, और जहाँ पे स्लोप मिला ही नहीं आपको या एकदम ही कम मिला, तो वहां के वो सारा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी वजह से जो सारा डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, वो जो प्लेन्स बने हैं वो क्या है अपने पास में इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं है ना, या स्लोप बहुत कम है। ओके, इन अदर वर्ड्स डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली the work of any agent. The coarser materials also get deposited first and finer ones later. तो जो बड़े जो अपने पास में मटेरियल होंगे, है ना, तो हम कहें कि थोड़ा सा फाइन जो मटेरियल है, जो फाइन ग्रेन्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, बाद में आकर के डिपॉजिट होंगे, और जो कोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बाद में होंगे, और जो मोटे मोटे कण हैं वो पहले हो जाएंगे। The deposition depressions get filled up. The same erosional agents with running water, glaciers, wind, waves and groundwater act as aggradational or depositional agents also. ठीक है, तो हमें क्या बताया, डिपोजिशनल डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप, मतलब जहां पे डिप्रेशन है, जहां पे नीचा है, जहां पे गड्ढा है, जहां पे तो उतना स्लोप नहीं है, वहां पे क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, वहां पे वो पूरा फिल्ड अप हो जाता है। तो यूपी बिहार में क्या था, आपको स्लोप इतना नहीं देखने को मिल रहा है जितना हिमालयाज में। इसी वजह से यहाँ से जितना सब कुछ आया वो आके कहाँ डिपॉजिट हो गया, यूपी और बिहार में आके डिपॉजिट हो गया। और सेम इरोजनल एजेंट्स विद रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर एक्ट एज एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स आल्सो। तो ये एग्रेडेशन का भी काम ही यही कर देते हैं, और उसके बाद में डिपोजिशन का भी काम यही कर देते हैं। तो यही सेम एजेंट्स हैं जो एग्रेडेशन एंड डिपोजिशन दोनों में काम करते हैं। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।